डेट 7 जनवरी 2009। टाइम सुबह के 10 बजे। लोकेशन जुबली हिल्स हैदराबाद। एक आलीशान बंगला है, अंदर पिन ड्रॉप साइलेंस है। एक 54 साल का आदमी अपनी स्टडी रूम में बैठा है। उसके सामने एक लैपटॉप खुला है, उसका हाथ कांप रहा है। वो एक लेटर टाइप कर रहा है। ये लेटर वो अपनी पत्नी को नहीं लिख रहा, अपने बच्चों को नहीं लिख रहा, वो ये लेटर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और स्टॉक एक्सचेंजेस को लिख रहा है। ये आदमी कोई मामूली इंसान नहीं है, ये बैराजू रामलिंगा राजू है, द चेयरमैन ऑफ सत्यम कंप्यूटर सर्विसेज, इंडिया की फोर्थ सबसे बड़ी आईटी कंपनी, 53,000 एम्प्लॉइज, 66 कंट्रीज में प्रेजेंस। वर्ल्ड बैंक और यूएस गवर्नमेंट इसके क्लाइंट्स हैं। अवार्ड्स की लाइन लगी हुई है, एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर, गोल्डन पीकॉक अवार्ड फॉर कॉर्पोरेट गवर्नेंस। लेकिन आज 7 जनवरी की सुबह रामलिंगा राजू वो करने जा रहे थे जो कॉर्पोरेट हिस्ट्री में पहले कभी नहीं हुआ था। उन्होंने सेंड बटन दबाया और वो लेटर फैक्स और ईमेल के जरिए दुनिया भर में पहुंच गया। उस लेटर की पहली लाइन थी, इट इज विथ डीप रिग्रेट एंड ट्रिमेंडस बर्डन दैट आई एम कैरिंग ऑन माई कॉन्शियंस। और फिर आया वो बॉम्ब जिसने इंडिया के फाइनेंशियल सिस्टम की नींव हिला दी। राजू ने लिखा, सत्यम के अकाउंट्स में जो 5040 करोड़ रुपीस का कैश दिख रहा है वो एग्जिस्ट ही नहीं करता। जो प्रॉफिट्स हम पिछले 7 साल से दिखा रहे हैं वो झूठ हैं। जो बैंक स्टेटमेंट्स हमने ऑडिटर्स को दिखाए वो नकली हैं। उन्होंने लिखा, इट वॉज लाइक राइडिंग अ टाइगर नॉट नोइंग हाउ टू गेट ऑफ विदाउट बीइंग ईटन। ये शेर की सवारी करने जैसा था जहां उतरते ही शेर आपको खा जाएगा। इंडिया का स्टॉक मार्केट क्रैश हो गया। सत्यम का शेयर प्राइस 179 रुपीस से गिरकर 6 रुपीस पर आ गया। इन्वेस्टर्स के 14,000 करोड़ रुपीस एक दिन में राख हो गए। लोग सड़कों पर आ गए, एम्प्लॉयज रो रहे थे। लेकिन दोस्तों, यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल है, एक क्यूरियोसिटी गैप जो ज्यादातर वीडियोस मिस कर देते हैं। हर्षद मेहता पकड़ा गया था, सुब्रता रॉय पकड़े गए थे, विजय माल्या भाग गए थे, लेकिन रामलिंगा राजू को किसी ने पकड़ा नहीं था। न सीबीआई, न सेबी, न पुलिस। किसी को पता भी नहीं था कि फ्रॉड चल रहा है। तो फिर उन्होंने कन्फेस क्यों किया? एक बिलियनियर जो आराम से भाग सकता था, उसने खुद अपने हाथों में हथकड़ी यानी हैंडकफ्स क्यों पहनी? आज शून्य पॉडकास्ट पर हम इंडिया के सबसे कॉम्प्लेक्स स्कैम को डीकोड करेंगे। ये कहानी ग्रीड की नहीं है, माल्या की तरह उन्होंने पैसा उड़ाया नहीं। ये कहानी फियर और इमेज की है। कैसे एक झूठ को छुपाने के लिए दूसरा झूठ बोला गया और देखते ही देखते वो झूठ 7,000 करोड़ रुपीस का पहाड़ बन गया। वेलकम टू द स्टोरी ऑफ द मैन हु रोड द टाइगर। रामलिंगा राजू का जन्म भीमवारम आंध्र प्रदेश में हुआ था। ये जगह खेत खलियान यानी एग्रीकल्चर के लिए जानी जाती है। राजू एक किसान परिवार से थे, लेकिन बहुत अमीर किसान। उनके दादा और पिता के पास हजारों एकड़ जमीन थी। बचपन से उन्हें सिखाया गया था कि जमीन ही असली सोना है, लैंड इज गोल्ड। ये बात याद रखिएगा, क्योंकि यही बिलीफ आगे चलकर उनकी बर्बादी का कारण बनेगा। राजू पढ़ने में होशियार थे। उन्होंने यूएसए से एमबीए किया। जब वो 1977 में इंडिया वापस आए तो वो ट्रेडिशनल खेती नहीं करना चाहते थे, वो कुछ मॉडर्न करना चाहते थे। उन्होंने अलग अलग बिजनेस ट्राई किए, धनुंजया होटल्स हॉस्पिटैलिटी, श्री सत्यम स्पिनिंग मिल्स कॉटन टेक्सटाइल, कंस्ट्रक्शन बिजनेस। नोटिस कीजिए पैटर्न, होटल, कॉटन, कंस्ट्रक्शन, ये सब रियल एसेट बिजनेस हैं। इनमें जमीन लगती है, बिल्डिंग बनती है। राजू का दिमाग रियल एस्टेट वाला था। लेकिन 1987 में उन्होंने देखा कि दुनिया बदल रही है, कंप्यूटर्स आ रहे हैं। उनके एक रिलेटिव ने उन्हें सलाह दी कि आईटी में बहुत पैसा है, सॉफ्टवेयर कंपनी खोलो। राजू को कंप्यूटर कोडिंग का सी भी नहीं आता। वो बिजनेसमैन थे, टेकी नहीं, लेकिन उन्होंने अपॉर्चुनिटी देखी। 1987 उन्होंने सत्यम कंप्यूटर सर्विसेज लॉन्च की। नाम देखिए, सत्यम, संस्कृत वर्ड फॉर ट्रूथ। आयरनी देखिए, जिस कंपनी का नाम सच था वो दुनिया के सबसे बड़े झूठ पर खड़ी होने वाली थी। शुरुआत में कंपनी छोटी थी, हैदराबाद के एक छोटे ऑफिस से चलती थी। राजू ने 20 एम्प्लॉयज हायर किए। उनका मॉडल सिंपल था, अमेरिका की कंपनीज जैसे जॉन डियर का सस्ता सॉफ्टवेयर काम इंडिया में करना, आउटसोर्सिंग। राजू एक करिज्मेटिक लीडर थे। वो कोडिंग नहीं जानते थे, लेकिन वो सपना बेचना जानते थे। वो क्लाइंट्स के पास जाते और कहते, हम आपका काम आधे दाम में करेंगे और क्वालिटी डबल देंगे। क्लाइंट्स इंप्रेस हो जाते थे। 1991-92 में जब इंडिया की इकोनॉमी खुली, लिबरलाइजेशन, सत्यम ने उड़ान भरनी शुरू की। बड़ी बड़ी यूएस कंपनीज कैटरपिलर, जनरल इलेक्ट्रिक सत्यम के क्लाइंट्स बन गए।
1992 में सत्यम पब्लिक हो गई आईपीओ। इन्वेस्टर्स ने पैसा लगाया, शेयर प्राइस बढ़ने लगा। रामालिंगा राजू हैदराबाद के पोस्टर बॉय बन गए। आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर चंद्रबाबू नायडू, जो उस वक्त सीईओ ऑफ आंध्र कहे जाते थे, उनके क्लोज फ्रेंड बन गए। बिल क्लिंटन जब हैदराबाद आए तो वो राजू से मिले। राजू सिर्फ बिजनेसमैन नहीं थे, वो हैदराबाद का प्राइड बन चुके थे। लेकिन दोस्तों, हर चमकती चीज सोना नहीं होती। सत्यम के अंदर सब कुछ सही नहीं चल रहा था। राजू का ध्यान सॉफ्टवेयर से हटकर वापस अपने पहले प्यार पर जा चुका था, रियल एस्टेट। 1990s के एंड में हैदराबाद में रियल एस्टेट बूम आया था। जमीन के भाव आसमान छू रहे थे। राजू के खून में किसान का डीएनए था। उन्हें लगा कि सॉफ्टवेयर में 20-30% मार्जिन है, रियल एस्टेट में 200 से 300% मार्जिन है। उन्होंने सोचा कि क्यों ना मैं सत्यम के ब्रांड और नेटवर्क का यूज करके रियल एस्टेट का किंग बन जाऊं। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि सत्यम एक पब्लिक लिस्टेड कंपनी है। वो सत्यम का पैसा सीधा जमीन खरीदने में नहीं लगा सकते, शेयर होल्डर्स अलाउ नहीं करेंगे। तो उन्होंने एक पैरेलल सिस्टम बनाया। उन्होंने अपने परिवार के नाम पर, यानी बेटे तेजा राजू और जूनियर रामा राजू के नाम पर, दो नई कंपनीज बनाई। मेहतास इंफ्रा, सत्यम का उल्टा स्पेलिंग, मेहतास प्रॉपर्टीज। प्लान सिंपल लग रहा था। राजू सत्यम से सैलरी और डिविडेंड लेंगे और उस पैसे से मेहतास के लिए जमीन खरीदेंगे। लेकिन उनकी भूख, यानी ग्रीड फॉर लैंड, सैलरी से पूरी नहीं हो रही थी। उन्हें हैदराबाद के आसपास की सारी जमीन खरीदनी थी। मेट्रो रेल प्रोजेक्ट आने वाला था, उन्हें पता था प्राइसेस बढ़ेंगे। तो उन्होंने एक डेंजरस गेम शुरू किया। उन्होंने सोचा कि मेरे पास सत्यम के शेयर्स हैं, मैं शेयर्स को प्लेज यानी गिरवी रखकर बैंक से लोन ले लेता हूं। आइडिया था, सत्यम के शेयर्स गिरवी रखो, लोन लो, लोन का पैसा मेहतास यानी रियल एस्टेट में लगाओ, जमीन महंगी होगी उसे बेचकर लोन चुका देंगे और प्रॉफिट कमा लेंगे। ये प्लान सुनने में रिस्की था लेकिन इलीगल नहीं था। प्रमोटर अपने शेयर्स गिरवी रख सकता है, लेकिन इस प्लान के सफल होने के लिए एक शर्त जरूरी थी। सत्यम का शेयर प्राइस हमेशा ऊपर रहना चाहिए। अगर शेयर प्राइस गिरा तो बैंक बोलेगा कि आपके शेयर्स की वैल्यू कम हो गई है और शेयर्स गिरवी रखो, यानी मार्जिन कॉल, या लोन वापस करो। राजू के पास और शेयर्स नहीं थे, इसलिए सत्यम का शेयर प्राइस मेंटेन करना उनकी मजबूरी बन गई। कंपनी चलाना अब बिजनेस नहीं रहा, कंपनी चलाना अब शेयर प्राइस मैनेजमेंट बन गया। और शेयर प्राइस ऊपर कैसे रहता है? जब कंपनी हर क्वार्टर में अच्छा रिजल्ट दिखाए, प्रॉफिट बढ़ रहा है, रेवेन्यू बढ़ रहा है। यही वो मोमेंट था जब राजू ने लक्ष्मण रेखा पार की। साल 1999, पूरी दुनिया में Y2K बग का डर था। आईटी कंपनीज के पास अंधा पैसा आ रहा था। सत्यम भी ग्रो कर रही थी, लेकिन एनालिस्ट्स का एक्सपेक्टेशन बहुत हाई था। मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा था कि सत्यम 40% ग्रो करेगी। असलियत में सत्यम शायद 20% ग्रो कर रही थी। अगर राजू सच बोल देते कि हम सिर्फ 20% ग्रो कर रहे हैं, तो क्या होता? शेयर प्राइस गिर जाता। शेयर प्राइस गिरता तो उनका रियल एस्टेट का लोन डिफॉल्ट हो जाता, उनका पूरा एम्पायर गिर जाता। तो एक मीटिंग रूम में रामालिंगा राजू ने अपने सीएफओ वडलामानी श्रीनिवास से पूछा होगा कि हम नंबर्स को थोड़ा एडजस्ट कर सकते हैं, सिर्फ थोड़ा सा, शायद कुछ करोड़ रुपए। उन्होंने सोचा होगा कि अगले क्वार्टर में हम कवर कर लेंगे, अगले क्वार्टर में हम ज्यादा मेहनत करेंगे और गैप भर देंगे। उन्होंने सेल्स के फिगर्स को थोड़ा बढ़ा चढ़ा कर दिखाया, इनवॉइसेस फेक बनाए। मान लीजिए असली प्रॉफिट 100 रुपीज था, उन्होंने 110 रुपीज दिखाया। मार्केट खुश, शेयर प्राइस ऊपर, राजू सेफ। लेकिन अगले क्वार्टर में मिरेकल नहीं हुआ। अगले क्वार्टर में भी गैप रह गया और पिछले क्वार्टर का झूठ भी कैरी फॉरवर्ड करना पड़ा। अब उन्हें 110 रुपए मेंटेन करने के लिए 120 रुपए दिखाना था। गैप बढ़ता गया। 10 करोड़ का झूठ 100 करोड़ बना, 100 करोड़ का झूठ 1000 करोड़ बना। इसे राजू ने अपने लेटर में बेस्ट डिस्क्राइब किया। इट स्टार्टेड एज अ मार्जिनल गैप बिटवीन एक्चुअल ऑपरेटिंग प्रॉफिट एंड द वन शोन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, बट एज द साइज ऑफ ऑपरेशंस ग्रू, द गैप कंटिन्यूड टू ग्रो। ये फ्रॉड सिस्टमैटिक था। राजू की आईटी टीम ने एक स्पेशल सॉफ्टवेयर क्रिएट किया था जिसका नाम था इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम। इस सिस्टम में वो फेक इनवॉइसेस जनरेट करते थे। ऐसे क्लाइंट्स के नाम पर बिल्स बनाए जाते थे जो एग्जिस्ट ही नहीं करते थे, और एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स के नाम पर एक्स्ट्रा बिल्स बनाए जाते थे। एग्जाम्पल, अगर सत्यम के पास 40,000 एम्प्लॉयज थे, राजू ने दिखाया कि हमारे पास 53,000 एम्प्लॉयज हैं। वो 13,000 घोस्ट एम्प्लॉयज थे, भूत थे। इन 13,000 लोगों की सैलरी हर महीने कंपनी से निकलती थी। कहाँ जाती थी? वापस घूम फिरकर प्रमोटर्स के पास नहीं आती थी। ये पैसा दिखाया जाता था कि बैंक में रखा है, लेकिन असलियत में ये पैसा कभी था ही नहीं, सिर्फ बुक्स में एंट्री थी, सैलरी एक्सपेंस। धीरे धीरे सत्यम की बैलेंस शीट में एक बड़ा ब्लैक होल बन गया। बैलेंस शीट कह रही थी कि सत्यम के पास बैंक में 5,000 करोड़ रुपए कैश है।
जो उन फेक इनवॉइसेस से आया हुआ प्रॉफिट था। असलियत में बैंक खाली था। राजू शेर की सवारी कर रहे थे। वो उतर नहीं सकते थे। अगर वो सच बोलते तो शेर खा जाता। इसलिए वो शेर को और तेज दौड़ा रहे थे। 2000s के मिड में राजू अपने पीक पर थे। हैदराबाद बदल रहा था और राजू हैदराबाद को बदल रहे थे। उन्होंने EMRI 108 एम्बुलेंस सर्विस शुरू की। ये एक रेवोल्यूशनरी सोशल वर्क था। फ्री एम्बुलेंस सर्विस। लोग राजू को भगवान मानने लगे। उन्होंने बैराजू फाउंडेशन शुरू किया, जो गांव में पानी और स्कूल पहुंचाता था। लोग पूछते हैं कि एक चोर इतना दान पुण्य क्यों करेगा। यही रामालिंगा राजू का पैराडॉक्स है। वो दिल से मानते थे कि वो कुछ गलत नहीं कर रहे। उनका लॉजिक था, मैं कंपनी का वैल्यूएशन बढ़ा रहा हूं, सबका फायदा हो रहा है। शेयर होल्डर्स अमीर हो रहे हैं, एम्प्लॉयज को जॉब मिल रही है, सोसाइटी को एम्बुलेंस मिल रही है। बस एक छोटा सा अकाउंटिंग एडजस्टमेंट ही तो है। वो अपने आप को क्रिमिनल नहीं, विक्टिम ऑफ सर्कमस्टांसेस मानते थे। इसी दौरान उनकी रियल एस्टेट कंपनी मेहतास, जो उनके बेटे चला रहे थे, बहुत बड़ी हो गई थी। उन्होंने हैदराबाद मेट्रो रेल प्रोजेक्ट जीता। उन्होंने मछलीपट्टनम पोर्ट प्रोजेक्ट जीता। राजू को लगा बस अब हम बच जाएंगे। उनका मास्टर प्लान ये था, नंबर 1, मेहतास इंफ्रा बहुत बड़ी हो जाएगी। नंबर 2, मेहतास के पास असली एसेट्स यानी जमीन होंगे। नंबर 3, एक दिन में सत्यम और मेहतास को मर्ज कर दूंगा। नंबर 4, मेहतास की असली एसेट्स सत्यम के फेक कैश होल को भर देंगे। मतलब रियल एस्टेट का पैसा IT के झूठ को ढक देगा। ये उनका एग्जिट प्लान था, शेर से उतरने का प्लान। लेकिन 2008 में किस्मत ने पलटा खाया। ग्लोबल रिसेशन, लीमन ब्रदर्स क्राइसिस, रियल एस्टेट मार्केट क्रैश हो गया। जमीन के भाव आधे रह गए। मेहतास, जो कल तक सोना थी, आज मिट्टी बन गई। और दूसरी तरफ सत्यम का बिजनेस भी स्लो हो गया रिसेशन की वजह से। अब राजू फंस गए थे। उनका होल 7,000 करोड़ का हो चुका था। ऑडिटर्स हर साल साइन कर रहे थे, PwC की गलती हम आगे डिकोड करेंगे। बैंक स्टेटमेंट्स मांग रहे थे। राजू ने फेक फिक्स डिपॉजिट रिसीप्ट्स बनाई थी। उन्होंने HDFC बैंक और ICICI बैंक के लोगो स्कैन करके, फोटोशॉप करके नकली रिसीट्स बनाई थी कि देखो हमारे पास 5,000 करोड़ रुपए हैं। लेकिन ये झूठ कब तक चलता। दिसंबर 2008 में राजू ने अपना आखिरी दांव यानी द फाइनल गैम्बल खेलने का सोचा। एक ऐसा दांव जो या तो उन्हें बचा लेता या हमेशा के लिए खत्म कर देता। राजू के दिमाग में एक मास्टर प्लान था। उनका फ्रॉड क्या था? बैलेंस शीट में कैश दिख रहा था जो एग्जिस्ट नहीं करता है। अगर ऑडिटर बैंक जाकर कैश चेक करेगा तो फ्रॉड पकड़ा जाएगा। राजू ने सोचा, मुझे इस फेक कैश को रियल एसेट में बदलना होगा। कैसे? एक्विजिशन यानी खरीदारी। अगर सत्यम पब्लिक कंपनी मेहतास, जो राजू की फैमिली कंपनी को खरीद ले तो क्या होगा? सत्यम बुक्स में दिखाएगा, हमने 6,400 करोड़ रुपए मेहतास को दे दिए हैं। तो बैलेंस शीट से वो फेक कैश गायब हो जाएगा और उसकी जगह क्या आ जाएगा? मेहतास की जमीन यानी लैंड। और जमीन तो रियल है। ऑडिटर पूछेगा कैश कहाँ गया? राजू बोलेंगे हमने जमीन खरीद ली। ऑडिटर जमीन चेक करेगा, जमीन वहां होगी, प्रॉब्लम सॉल्व्ड। ये हिस्ट्री का सबसे बड़ा अकाउंटिंग लॉन्ड्री ऑपरेशन होने वाला था। डेट 16 दिसंबर 2008। राजू ने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की इमरजेंसी मीटिंग बुलाई। बोर्ड मेंबर्स, जिनमें बड़े बड़े प्रोफेसर्स और एक्सपर्ट्स थे, उन्हें कन्विंस किया गया कि रियल एस्टेट बूम कर रहा है, हमें डाइवर्सिफाई करना चाहिए। बोर्ड ने हाँ कर दी, बिना शेयर होल्डर्स से पूछे। शाम को मार्केट बंद होने के बाद सत्यम ने अनाउंस किया कि सत्यम इज एक्वायरिंग मेहतास इंफ्रा एंड मेहतास प्रॉपर्टीज फॉर $1.6 बिलियन। राजू को लगा वो बच गए, लेकिन उन्होंने इन्वेस्टर्स के गुस्से को अंडर एस्टिमेट कर दिया था। जैसे ही ये खबर USA पहुंची, जहां सत्यम लिस्टेड थी, वॉल स्ट्रीट में हाहाकार मच गया। इन्वेस्टर्स ने कहा, यह क्या मजाक है? एक टेक कंपनी कंस्ट्रक्शन कंपनी क्यों खरीद रही है, वो भी प्रमोटर के बेटे की कंपनी? ये एक्विजिशन नहीं, ये डे लाइट रॉबरी है। एक इन्वेस्टर ने न्यूयॉर्क से फोन करके कहा, अगर तुमने ये डील कैंसिल नहीं की तो हम तुम्हारे खिलाफ केस कर देंगे। सत्यम के ADRs यानी अमेरिकन शेयर्स प्री मार्केट में 50% गिर गए। राजू शॉक में थे। उन्हें लगा था लोग गुस्सा होंगे, लेकिन इतना रिएक्शन? उनका एग्जिट प्लान उनके चेहरे पर फट गया। दबाव इतना बढ़ गया कि 12 घंटे के अंदर, सिर्फ 12 घंटे में राजू को डील कैंसिल करनी पड़ी। डील कैंसिल हो गई, लेकिन नुकसान हो चुका था। अब सबकी नजरें सत्यम पर थीं। लोग पूछने लगे, राजू इतने डेस्परेट क्यों थे इस डील के लिए? दाल में कुछ काला है। शेर यानी टाइगर अब भूखा हो चुका था और वो राजू की तरफ घूर रहा था। दिसंबर 25, 2008, क्रिसमस। दुनिया जश्न मना रही थी, लेकिन हैदराबाद के उस बंगले में रामालिंगा राजू की रातों की नींद उड़ चुकी थी। उन्हें पता था कि अब गेम ओवर होने वाला है।
मेहताज डील फेल होने के बाद उन्होंने एक आखिरी कोशिश की। उन्होंने सोचा कि अगर हम किसी दूसरी कंपनी को पार्टनर बना लें या कंपनी बेच दें तो शायद बच जाएं। उन्होंने इन्वेस्टमेंट बैंक डीएसपी मेरिल लिंच को हायर किया। उन्होंने कहा, हमारे लिए कोई बायर ढूंढो। डीएसपी मेरिल लिंच की टीम हैदराबाद आई। उन्होंने सत्यम के बुक्स चेक करना शुरू किया, ड्यू डिलिजेंस। वो प्रोफेशनल्स थे। उन्हें फेक इनवॉइसेस और बैंक स्टेटमेंट्स में गड़बड़ दिखने लगी। उन्होंने राजू से सवाल पूछने शुरू किए कि सर, ये बिल किसका है? ये बैंक बैलेंस कंफर्म क्यों नहीं हो रहा? राजू के पास कोई जवाब नहीं था। 6 जनवरी 2009 डीएसपी मेरिल लिंच के हेड ने राजू को फोन किया और कहा, मिस्टर राजू, हम ये काम नहीं कर सकते, हम रिजाइन कर रहे हैं, समथिंग इज वेरी रॉन्ग हियर। और उन्होंने सेबी को लेटर भेज दिया कि हम सत्यम का काम छोड़ रहे हैं। अब राजू अकेला था। दीवार पर लिखा साफ था, अगले 48 आवर्स में क्वार्टरली रिजल्ट्स अनाउंस होने वाले थे। एम्प्लॉयज सैलरी मांगने वाले थे और बैंक अकाउंट में पैसा था ही नहीं। राजू के पास दो रास्ते थे, सुसाइड, जो उन्होंने सोचा भी था, रन अवे, जैसे माल्या और मोदी, कन्फेस, सच बोल दो। उन्होंने तीसरा रास्ता चुना। क्यों? यहां उनकी साइकोलॉजी समझना जरूरी है। राजू चोर माइंडसेट के नहीं थे, वो किसान माइंडसेट के थे। उन्हें लगा, अगर मैं भाग गया तो मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरी लेगेसी का क्या होगा, सत्यम के 50,000 एम्प्लॉयज का क्या होगा। उन्होंने सोचा, अगर मैं सरेंडर कर दूं और सारा इल्जाम अपने सर ले लूं तो शायद कंपनी बच जाए। उन्होंने अपने भाई रामा राजू और सीएफओ वडला मनी को बुलाया। उन्होंने कहा, बस बहुत हो गया, अब और झूठ नहीं। हम वापस आते हैं उस सीन से जहां से हमने शुरू किया था। 7 जनवरी की सुबह राजू लेटर टाइप कर रहे हैं। इस लेटर का हर शब्द इंपॉर्टेंट है। उन्होंने लिखा, नीदर माई सेल्फ नॉर द मैनेजिंग डायरेक्टर हिज ब्रदर टुक इवन $1 फ्रॉम द कंपनी। हमने 1 रुपया भी चोरी नहीं किया। ये सुनने में अजीब लगता है। 7,000 करोड़ का फ्रॉड और प्रमोटर ने पैसा नहीं लिया। राजू का कहना था कि वो पैसा झूठ को जिंदा रखने में खर्च हो गया, ऑपरेशंस में, सैलरी में, एक्विजिशंस में। वो पैसा उनकी जेब में नहीं, सिस्टम की लीकेज में चला गया। उन्होंने लिखा, आई एम नाउ प्रिपेयर्ड टू सब्जेक्ट माई सेल्फ टू द लॉज ऑफ द लैंड एंड फेस कॉन्सिक्वेंसेस। उन्होंने लेटर बोर्ड को ईमेल किया और फिर वो उठे, नहाए, पूजा की और अपने लॉयर के पास गए। शाम को आंध्र प्रदेश पुलिस के डीजीपी, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस के ऑफिस में वॉक इन किया और कहा, मैं रामालिंगा राजू हूं, मैंने फ्रॉड किया है, मुझे अरेस्ट कर लीजिए। पुलिस वाले भी हैरान थे। ऐसा प्रिजनर पहले कभी नहीं देखा था जो खुद चलकर जेल आया हो। दी आफ्टरमैथ। अगली सुबह इंडिया के न्यूज़पेपर्स की हेडलाइन थी, सत्यम शेम, इंडियाज एनरॉन। लोगों का कॉर्पोरेट इंडिया से भरोसा उठ गया। सत्यम के एम्प्लॉयज ऑफिस गए तो उन्हें पता नहीं था कि उनकी नौकरी बची है या नहीं। क्लाइंट्स जैसे वर्ल्ड बैंक एटसेट्रा ने कॉन्ट्रैक्ट्स कैंसिल करने की धमकी दी। कंपनी कोलैप्स होने के कगार पर थी। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। असली हीरो एंट्री अब होगी, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यूजुअली जब स्कैम होता है तो सरकार इन्वेस्टिगेशन करती है, कंपनी को मरने देती है। लेकिन सत्यम अलग थी। सत्यम इंडिया की आईटी इमेज थी। अगर सत्यम डूबती तो दुनिया सोचती कि इंडियन आईटी कंपनीज फ्रॉड हैं। इन्फोसिस और टीसीएस पर भी असर पड़ता। तो मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर ने एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई। उन्होंने कहा, सत्यम कैन नॉट फेल। उन्होंने एक नया बोर्ड अपॉइंट किया। दीपक पारेख, एचडीएफसी चेयरमैन, किरण कर्णिक, नैसकॉम हेड, सी अच्युथन। इन लोगों को टास्क दिया गया, 90 डेज टू सेव सत्यम। ये एक मिशन इम्पॉसिबल था। कैश जीरो था, सैलरी देनी थी, अकाउंट्स फेक थे, किसी को पता नहीं था कि असली नंबर्स क्या हैं। क्लाइंट्स भाग रहे थे। दीपक पारेख ने सबसे पहले एम्प्लॉयज को एड्रेस किया, डरो मत, सैलरी मिलेगी। उन्होंने बैंक से रिक्वेस्ट करके इमरजेंसी फंडिंग अरेंज की और सबसे बड़ा काम, सत्यम को बेचना। एक खुली नीलामी हुई। एल&टी और टेक महिंद्रा रेस में थे। फाइनली आनंद महिंद्रा की कंपनी टेक महिंद्रा ने सत्यम को खरीदा। कंपनी का नाम बदलकर महिंद्रा सत्यम किया गया और बाद में पूरी तरह टेक महिंद्रा में मर्ज कर दिया गया। ये दुनिया का फास्टेस्ट कॉर्पोरेट टर्नअराउंड माना जाता है। एक कंपनी जो जनवरी में डेड थी, वो जून तक अलाइव और प्रॉफिटेबल हो गई थी। सरकार, बैंकर्स और नए मैनेजमेंट ने मिलकर 50,000 जॉब्स बचा लीं। अब एक सवाल जो आपके दिमाग में आना चाहिए, ऑडिटर्स क्या कर रहे थे? प्राइस वाटरहाउस कूपर्स दुनिया की टॉप 4 ऑडिट फर्म्स में से एक है। वो 7 साल तक सत्यम के अकाउंट साइन करते रहे। उन्हें 5,000 करोड़ का मिसिंग कैश नहीं दिखा।
इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि फ्रॉड बहुत सिंपल था। राजू के लोग नकली बैंक कॉन्फर्मेशन स्टेटमेंट्स बनाते थे और पीडब्ल्यूसी को भेजते थे। स्टैंडर्ड रूल ये है कि ऑडिटर को खुद बैंक जाकर चेक करना चाहिए, लेकिन पीडब्ल्यूसी के ऑडिटर्स ने आलस किया। वो सत्यम के मैनेजमेंट पर ट्रस्ट करते थे। उन्हें नेग्लिजेंस का दोषी पाया गया। सेबी ने पीडब्ल्यूसी को 2 साल के लिए बैन कर दिया। लेसन: ट्रस्ट बट वेरीफाई। ऑडिटर्स सिस्टम के वॉचडॉग होते हैं। जब कुत्ता ही सो जाए तो चोरी होना तय है। जनवरी 9, 2009, रामालिंगा राजू और उनके भाई रामा राजू को चंचलगुड़ा सेंट्रल जेल हैदराबाद ले जाया गया। वो आदमी जो कुछ दिन पहले तक बिल क्लिंटन के साथ स्टेज शेयर करता था, अब कैदी नंबर 4148 था। लेकिन राजू का बिहेवियर जेल में वैसा नहीं था जैसा सुब्रता रॉय या हर्षद मेहता का था। सुब्रता रॉय ने जेल में एसी और इंटरनेट मांगा था। राजू ने कुछ नहीं मांगा। वो जमीन पर सोते थे, जेल का खाना खाते थे। जेल के गार्ड्स बताते हैं कि वो घंटों तक शांत बैठे रहते थे, किसी से बात नहीं करते थे। लेकिन कुछ महीनों बाद उनका टीचर वाला रूप बाहर आया। उन्होंने जेल के उन पर कैदियों को पढ़ाना शुरू किया। वो उन्हें इंग्लिश सिखाते थे, कंप्यूटर्स के बारे में बताते थे। इवन जेल के अंदर वो वैल्यू क्रिएट करने की कोशिश कर रहे थे। ये उनकी साइकोलॉजी का सबसे कंफ्यूजिंग पार्ट है। एक तरफ वो क्रिमिनल थे, दूसरी तरफ वो जेन्युइनली एक भला आदमी बनना चाहते थे। इसी बीच बाहर दुनिया में सीबीआई और ईडी उनके एम्पायर को खोद रही थी। सवाल वही था, पैसा गया कहाँ? राजू ने लेटर में कहा था कि उन्होंने पैसा नहीं लिया। क्या ये सच था? इन्वेस्टिगेशन में जो निकला वो हैरान करने वाला था। राजू ने पैसा स्विस बैंक में नहीं रखा था। उन्होंने कोई लग्जरी यॉट या आइलैंड नहीं खरीदा था। उन्होंने वो सारा पैसा जमीन में लगाया था। सीबीआई को पता चला कि राजू ने 327 कंपनीज बनाई थी। ये शेल कंपनीज थीं, यानी कागजी कंपनियां। इन कंपनीज के डायरेक्टर्स कौन थे? राजू के घर के माली, ड्राइवर और गांव के किसान। इन लोगों को पता भी नहीं था कि वो डायरेक्टर हैं। राजू उनके नाम पर जमीन खरीदते थे, बेनामी ट्रांजैक्शंस करके। टोटल जमीन 6000 एकर्स। हैदराबाद, नागपुर, चेन्नई, बैंगलोर। राजू इंडिया के सबसे बड़े इंडिविजुअल लैंड ओनर्स में से एक बन चुके थे। उनका प्लान यही था कि जब ये जमीन बिकेगी तो वो सत्यम का पैसा वापस भर देंगे। वो चोर नहीं बनना चाहते थे, वो एक गैम्बलर थे जो अपना लॉस कवर करने की कोशिश कर रहे थे। साल 2015, स्कैम के 6 साल बाद, स्पेशल सीबीआई कोर्ट हैदराबाद। जज ने अपना फैसला सुनाया। रामालिंगा राजू और उनके 9 एसोसिएट्स को दोषी यानी गिल्टी करार दिया गया। सजा 7 साल की जेल, फाइन 5 करोड़ रुपए। जब फैसला आया, राजू के चेहरे पर कोई भाव नहीं था। शायद उन्हें पता था कि यही होने वाला है। उन्होंने चुपचाप फैसला स्वीकार किया। आज सत्यम यानी टेक महिंद्रा एक सक्सेसफुल कंपनी है। मैतास इंफ्रा अब आईएलएफएस का हिस्सा खत्म हो चुकी है। राजू अब जेल से बाहर हैं, बेल या सेंटेंस कंप्लीट होने के बाद। लेकिन वो पब्लिक लाइफ से गायब हो चुके हैं। वो हैदराबाद में ही रहते हैं, लेकिन किसी इवेंट में नहीं जाते, कोई इंटरव्यू नहीं देते। वो एक घोस्ट बन चुके हैं। अब हम इस कहानी के सबसे इंपॉर्टेंट हिस्से पर आते हैं, डिकोडिंग द माइंड। क्यों? एक आदमी जिसके पास सब कुछ था, इज्जत, पैसा, पावर, उसने ये सब क्यों किया? यहां 3 बिहेवियरल इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट्स अप्लाई होते हैं। लॉस अवर्जन: इंसान को प्रॉफिट पाने से ज्यादा डर लॉस होने का होता है। जब सत्यम का शेयर प्राइस गिरने वाला था, राजू डर गए। उन्हें लगा वो अपनी जमीन खो देंगे, अपनी इज्जत खो देंगे। इस डर ने उनसे वो करवाया जो लालच नहीं करवा सका। द स्लिपरी स्लोप यानी फिसलना: राजू ने एक दिन में 7,000 करोड़ का फ्रॉड नहीं किया। शुरुआत हुई थी एक छोटे से झूठ से, शायद 5-10 करोड़ का गैप। उन्होंने सोचा बस इस क्वार्टर मैनेज कर लेते हैं। लेकिन झूठ बोलना उधार लेने जैसा है। आपको उस पर इंटरेस्ट देना पड़ता है, यानी और बड़ा झूठ बोलकर। 7 साल बाद वो पहाड़ बन गया। द नोबल कॉज करप्शन: राजू को लगता था वो भगवान का काम कर रहे हैं। उन्होंने सोचा अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो इससे 50,000 लोगों का घर चल रहा है। मेरी एम्बुलेंस सर्विस लोगों की जान बचा रही है, तो मेरा झूठ पाप नहीं है। ये खुद को समझाने का तरीका है, सेल्फ डिल्यूजन। कंक्लूजन: सत्यम स्कैम इंडिया के लिए एक वेकअप कॉल था। इसके बाद इंडिया का कॉर्पोरेट गवर्नेंस बदल गया। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स पर जिम्मेदारी आई। पहले वो सिर्फ चाय पीने आते थे। ऑडिटर्स पर सख्ती हुई। विसल ब्लोअर पॉलिसी स्ट्रांग हुई। राजू ने इंडिया को सिखाया कि प्रॉफिट इज सैनिटी,
टर्नओवर इज वैनिटी बट कैश इज रियलिटी। अगर आपके बैंक में कैश नहीं है तो आपका एम्पायर सिर्फ कागज का महल है। रामालिंगा राजू कोई मॉन्स्टर नहीं थे। वो हम में से ही एक थे, एक एम्बिशियस आदमी जिसने रास्ता भटक दिया। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि टाइगर की सवारी कितनी भी एक्साइटिंग क्यों ना हो, टाइगर को भूख लगती है और आखिर में टाइगर सवार को ही खाता है। ये थी कहानी सत्यम की, सच की जो झूठ पर टिकी थी। अगर आपको ये डिटेल ब्रेकडाउन पसंद आया तो सब्सक्राइब कीजिए शून्य पॉडकास्ट को। हमने अब तक कवर किया है अंबानी द बिल्डर, अडानी द सर्वाइवर, माल्या द स्पेंडर, राजू द स्पिनर। तब तक के लिए सच बोलो, टैक्स भरो और टाइगर से दूर रहो। जय हिंद।